नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल के बारे में कहा जा रहा है कि नेहरू की जो कैबिनेट की फेरबदल हुई थी, जिसको कामराज प्लान कहते थे, लगभग उतना ही बड़ा या वैसा ही फेरबदल है। नेहरू जी ने जब वो फेरबदल किया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है राज्यों के अंदर संगठन के स्तर पर, लिहाजा उसको मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी के तमाम बड़े नेता सत्ता में चले गए थे और पार्टी सत्तान्मुखी हो गई थी। आज की तारीख में ये तो नहीं कहा जा सकता कि पार्टी और सरकार में कोई ज्यादा फर्क है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी अपनी सरकार में जबरदस्त बदलाव किया है। 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और 43 बहुत बड़ी संख्या होती है। 15 कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और कुछ बड़े चौंकाने वाले फैसले किए गए। तो ये कैबिनेट रिशफल क्यों किया गया, इस पर पूरे देश के अंदर एक बहस है, एक विवाद है। जो सरकार के साथ खड़े हैं, यानी जो सरकार को आंख बंद करके डिफेंड करते हैं, उनका तर्क यह कहना है कि दरअसल काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी आपको उसको और परफेक्ट करना होता है। लेकिन जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की हालत बहुत खराब थी, खुद प्रधानमंत्री की अपनी छवि को खतरा पहुंच रहा था, इसलिए नया तेवर, नया अवतार देना बहुत जरूरी था। तो आखिर इस कैबिनेट रिशफल का मतलब क्या है, इस पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार है अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री जी, जो न केवल देश के सबसे ज्यादा अनुभवी पत्रकारों में से हैं, बल्कि राजनीति को बहुत करीब से देखने का उनका एक लंबा अनुभव रहा है और साथ ही साथ सूचनाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र हमेशा उनके साथ रहता है। यानी न केवल वो अनुभवी है, बल्कि बहुत सारी जानकारियां भी इस देश में जितनी बहुत कम लोगों को होती है उतनी उनके पास रहती है, और साथ ही साथ वो उसको एक पर्सपेक्टिव में भी उनसे बेहतर कोई नहीं दे पाता है। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल इसी बात को लेकर ये है कि जो हमारे दर्शकों को ये बात समझाइए कि दरअसल इतना बड़ा फेरबदल करने की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों आन पड़ी। देखिए आशुतोष जी, फेरबदल तो बहुप्रतीक्षित था, क्योंकि कोई भी सरकार 2 साल के बाद या लगभग 2.5 साल के बाद एक बार अपना सारा कामकाज रिव्यू करती है और कैबिनेट में रिशफल होता है। पहले भी होता रहा है, मनमोहन सिंह ने भी किया है, नरेंद्र मोदी ने मोदी वन में भी किया था और भी पहले होता रहा। लेकिन इतना बड़ा प्रश्न ये है कि इतना बड़ा और इतना, जिसको कहते हैं ताश के पत्तों की तरह कैबिनेट को फेंट देना, वो एक जरूर थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है और जिसका विश्लेषण करना चाहिए हमको। मुझे लगता है इसके 2-3 कारण हैं जो इतना बड़ा हुआ। फेरबदल तो बहुत प्रतीक्षित था, ठीक है, कुछ लोग आते कुछ लोग जाते, क्योंकि जगहें खाली थी, उनको भरना था, कुछ मंत्री चले गए थे, मंत्रियों का निधन हो गया था, वो सीटें खाली थी, तो ये सब लेकर के फेरबदल तो सब पहले से था। लेकिन इस फेरबदल के 2-3-4 मायने हैं। पहली बात यह है कि सरकार पिछले लगभग 1 साल से, आप मान के चलिए, बहुत ज्यादा विपक्ष के निशाने पर भी थी और तमाम सारे आलोचकों के निशाने पर भी थी। देखिए, आलोचक और निंदक 2 अलग अलग होते हैं। निंदकों का काम तो होता है कि हमेशा निंदा करना, लेकिन आलोचक वो होते हैं जो गुण दोष के आधार पर अपनी राय देते हैं। तो आलोचना करने वाले भी जो गुण दोष के आधार पर सरकार के बारे में कोई राय देते हैं, वो भी लगातार सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। और जिस तरह से पूरा जो कोविड पीरियड है, आप मार्च या जनवरी फरवरी 2020 से अगर शुरू करें और कोविड की दूसरी लहर तक, तो उसके मैनेजमेंट में जिस तरह की तमाम विफलताएं हुई, ये तमाम तरह के सवाल उठे, तमाम तरह की दिक्कतें आई, चाहे वो लॉकडाउन लगाने का मामला हो, चाहे कोविड की दूसरी लहर हो, या तमाम सारे जो सुझाव थे वो अनदेखे किए गए, तो ये सब चीजें हो रही थी। फिर अर्थव्यवस्था की हालत भी आप देख रहे हैं, लगातार नोटबंदी के बाद से जब से गाड़ी पटरी से उतरी है वो नहीं आ पाई और कोविड ने उसको और ज्यादा पटरी से उतार दिया। वो भी एक कारण आ गया। किसान आंदोलन आ गया। फिर उसके पहले अगर आप सीए और 370 को लेकर ले तो ठीक है, एक राष्ट्रवादी समूह जो है वो सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ, लेकिन एक बहुत मानवाधिकारवादी और तमाम सारे लोग जो है उसके खिलाफ भी थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की छवि को काफी नुकसान हुआ। सरकार की छवि जब हम कहते हैं तो जाहिर है हमारे देश में या किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में जो सरकार का मुखिया होता है, उसको पूरी सीधी सीधी छवि उसकी उस पर असर पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी असर पड़ रहा था।
ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण आशुतोष जी है कि अगले 6 महीने बाद, 8-7 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर है। जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, और गोवा में तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, मणिपुर में भाजपा की सरकार है। तो उसके लिए भी एक तैयारी जरूरी थी, उसके लिए तमाम सामाजिक राजनीतिक समीकरण भी तय करने थे। फिर योगी बनाम मोदी जैसी कुछ जो पिछले दिनों लगातार राजनीति उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा में रही, वो भी एक कारण था। इन सबको देखते हुए ये बड़ा फेरबदल किया गया, और जिन जिन कोरोना पीरियड में जिन जिन मंत्रालयों को लेकर के सवाल उठे, उनके मंत्री बदले गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बदले गए, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बदले गए, और रोजगार मंत्री या श्रम मंत्री संतोष गंगवार बदले गए। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा निशाने पर थे। फिर जातियों के लिहाज से तमाम सारे समीकरण साधे गए जी। एक तरह से सरकार को मंडल सरकार भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, जिस तरह अति पिछड़ों को और अति दलितों को भागीदारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक निराशा, जो एक नकारात्मकता सरकार को लेकर के लोगों में, जनमानस में व्याप्त हो गई, एक तो उसको दूर करना। आज ही देखिए आप मीडिया, अगर आप अखबार देखें, टीवी देखें, तो सब में जो है अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं कि मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया, हर मंत्री घोषणाएं कर रहा है, नए तरीके से काम होगा। तो एक तरह से ये हो गया कि अब सरकार एक नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ आई है, तो जनता के बीच में जो निराशा, जो नकारात्मकता है वो दूर हो। दूसरा, जो जिन मंत्रियों के कामकाज से खुद प्रधानमंत्री जी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इस पर रिव्यू लिया, लगातार 1 हफ्ते तक जो है बातचीत की, मीटिंगें की, उनको आपने बजाय विपक्ष के आरोपों को हटाने के एक रूटीन एक्सरसाइज के तहत आपने उनको हटा दिया। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो है साहब विपक्ष के दबाव में हटाया गया, हमने रूटीन एक्सरसाइज के हटा दिया। तो ये एक राजनीतिक कौशल की वजह से 12 मंत्रियों को करीब बदला गया। तो ये सब मिला करके इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, और इसके भविष्य के भी काफी संकेत हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बट विनोद जी एक बात मुझे बताइए कि जब सारे फैसले प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से ही होते हैं, ऐसा इन सरकार के बारे में कहा जाता है, तो फिर हर्षवर्धन को क्यों हटाया गया? जब प्रधानमंत्री जी के बारे में साफ तौर पर स्पष्ट है कि इंदिरा गांधी के बाद के पहले प्रधानमंत्री हैं जहां प्रधानमंत्री कार्यालय ही सब कुछ डिक्टेट करता है, तो हर्षवर्धन जी को क्या हटाया गया? और क्या हर्षवर्धन जी को हटाने का मतलब ये नहीं कि सरकार ने एडमिट कर लिया है अपनी गलती कि दरअसल कोरोना हैंडल करने में उनसे चूक हो गई है और बड़ी भारी चूक हुई है? देखिए, तीनों मंत्रियों को हटाने का मतलब जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति तो है ही, क्योंकि हर्षवर्धन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हर्षवर्धन पर कोई ऐसा आरोप नहीं है जिससे लगे कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, पार्टी अनुशासन को भंग किया हो या सरकार के अनुशासन को भंग किया हो। तो इसके बावजूद अगर उनको हटाया गया तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि कोरोना के नियंत्रण में, खासकर दूसरी लहर के नियंत्रण में जो स्वास्थ्य तंत्र और चिकित्सा तंत्र की असफलताएं सामने आई, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी तय की गई है, इसलिए हटाया गया। इसी तरह शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा मंत्रालय में जिस तरह कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा इम्तिहान परीक्षाओं को लेकर के, और स्कूल के चलेंगी न चले, खुलेगी न खुले, एक अजीब भ्रम की स्थिति लगातार बनी रही। फिर नई शिक्षा नीति की बड़ी जोर शोर से घोषणा की गई थी, उस पर भी आगे कोई काम नहीं हुआ। तो वो भी एक तरह से स्वीकृति है कि हाँ शिक्षा मंत्रालय से चलना चाहिए, नहीं चला तो रमेश पोखरियाल निशंक हटाए गए। और तीसरा, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन, और खुद कोरोना के प्रबंधन को लेकर के योगी सरकार के को लेकर के, कामकाज को लेकर संतोष गंगवार ने चिट्ठी लिखी थी, वो भी हटे। तो ये एक तरह से स्वीकृति तो है, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे यूपीए सरकार में आरोप लगा, विपक्ष ने इस्तीफा मांगा, कोर्ट की टिप्पणी आई, इस्तीफा हो गया। यहाँ वैसे नहीं हुआ। यहाँ चाहे राहुल गांधी रोज ट्वीट करते रहे, प्रियंका गांधी रोज ट्वीट करती रही, रोज जो है विपक्षी दल मांग करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, या सोशल मीडिया पे चलता रहा, तब सरकार ने उसको नहीं माना, ना सरकार के प्रवक्ताओं ने माना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा सरकार के बचाव करने वाले रविशंकर प्रसाद जी भी हटा दिए गए, जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के सरकार का बचाव करते थे, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि दरअसल रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को क्यों हटाया गया इसकी, क्योंकि ये लोगों के बारे में कहा जाता था कि परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं, सरकार के चेहरे हैं, और रविशंकर प्रसाद के पास तो कानून मंत्रालय भी था, आईटी मंत्रालय भी था, लगातार ट्विटर को ठोकते जा रहे थे। तो उनको हटाने के पीछे का कारण क्या? ये अपने आप एक बड़ा रहस्य है। नहीं, अभी तक तो ये रहस्य है, क्योंकि मैंने अपने स्तर पर कई लोगों से बात की जो भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में, जिनसे, तो सब इस बात पर एक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि भाई तो क्यों हटाया गया। लेकिन
कुछ लोगों का कहना है शायद इन दोनों को संगठन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग संगठन में इनकी सेवाएं ली जाए, अभी चुनाव होने हैं, इसको लेकर के प्रकाश जावड़ेकर पहले भी प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के, ये भी रहे हैं, लेकिन वो बात एक तरह से गले उतरने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो इनके मंत्रालयों से जरूर हुई होगी, या जो हुआ जिस वजह से इनको हटाया गया। लेकिन एक चीज जरूर है, रविशंकर प्रसाद खास करके आईटी मंत्रालय को लेकर के, और ये जो सोशल मीडिया को लेकर जो तमाम सारी बहस चल रही थी, और ट्विटर के साथ, फेसबुक के साथ ये जो विवाद हुआ, और उसके बाद तमाम तरह से सरकार को लेकर के भी सवाल उठे, सरकार की नीयत को भी सवाल उठे। हालांकि रविशंकर प्रसाद जी रोज आके उसको डिफेंड करते थे, वो पूरी आक्रामकता के साथ ट्विटर के खिलाफ जो है सरकार के पक्ष को रख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, सरकार को लगता है कि शायद जिस तत्परता के साथ, जिस कुशलता के साथ इस मसले का हल किया जाना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है उनको हटाए जाने का। ये मेरा एक अनुमान है। ये मैंने भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने बहुत ही कॉन्स्पिरेसी थियरी के टर्म्स में बात की। तो मैं, चूंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत रहती है और आप बहुत सारे लोगों के टच में रहते हैं, एक तो ये कहा गया कि क्या ऐसा तो नहीं इनको अमेरिका के दबाव में हटाया गया, क्योंकि पिछले दिनों एस जयशंकर जो विदेश मंत्री अमेरिका गए थे, और वहां कई कंपनियों ने ये उनको फीडबैक मिला कि भाई जिस तरीके से ट्विटर के साथ किया जा रहा है, उससे तो अमेरिकी कंपनियों का भारत में जो निवेश करने की जो प्रवृत्ति होगी वो कमजोर होगी। अब मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं। तो इस वजह से एक संदेश देने के लिए ये कदम उठाया गया। क्या इसमें आपको कुछ दम लगता है, या ये दिल्ली के जो पॉलिटिकल सर्कल उसके बीच की उड़ाई हुई खबर है? देखिए, अब मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं ना, मेरे पास कोई बहुत स्पष्ट जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आज जो नए आईटी मंत्री बने हैं वैष्णव जो हैं, उन्होंने भी कहा कि ट्विटर को भारत के कानूनों का पालन करना होगा, भारतीय कानून सबसे ऊपर है। और फिर रविशंकर प्रसाद तो कोई अपने मन से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे ना, कोई रविशंकर प्रसाद अपने स्तर से तो कोई कदम उठा नहीं रहे थे, ये तो सरकार की नीति के तहत वो बात कर रहे थे। जो सरकार ने आईटी कानून बनाए हैं, जो भारत सरकार ने आईटी कानून बनाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद कानून बने, और जिस तरह से उनको व्याख्या की गई, नोटिफिकेशन हुआ, उस आधार पर रविशंकर प्रसाद कर रहे थे। अब ये मतलब कि अगर वो अपने स्तर से कोई कर रहे हो और प्रधानमंत्री जी को ना पता हो और तब बात सामने आई हो, हटाया गया, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन इसलिए मुझे तो ये लगता है कि शायद इस पूरे मसले को ढंग से हैंडल न कर पाना, ताकि सरकार ये चाहती है, कोई प्रधानमंत्री चाहेगा विवाद भी ना हो और मामला भी सुलझ जाए। ये बात सही है कि ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी जिस तरह से इस मामले में जो है विवाद में आई है, तो बार बार जो है सरकार की भारत में, अमेरिका में और विश्व में एक छवि भी जो है बिगड़ती है। खासकर डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, उस पर भी असर पड़ता है। भारत वैसे ही काफी उसको नीचे डाला हुआ है। तो मुझे लगता है ये भी एक कवायद है कि इस तरह से ये एक संदेश दिया गया कि भाई ठीक है, हमने इनको हटा के ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए एक ऐसे आदमी को दिया है जो स्वयं कॉर्पोरेट में रहे हैं, जो नए मंत्री हैं खुद कॉर्पोरेट में रहे, सीमेंस में रहे हैं, IITN है, MBA हैं और IAS भी हैं, तो प्रशासन का भी अनुभव है, कॉर्पोरेट का भी अनुभव है, वो शायद बेहतर ढंग से इसको हैंडल कर पाएंगे। इसी बात अब जिस सरकार के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को मैनेज नहीं कर पाई, और सिर्फ कोविड, हालांकि जो सरकार के समर्थक लोग हैं वो जाहिर सी बात कहते हैं कोविड में तो सारी दुनिया के सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, तो भारत की भी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन वो ये तथ्य नहीं बताते कोविड के पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 8 क्वार्टर में 8% से घट के 4% पे आ चुकी थी, और बेरोजगारी अपने पीक पर थी, 45 साल के सबसे बड़े पीक पर थी। तो वैसे में निर्मला सीतारमण का अर्थ मंत्री बने रहना क्या आपको चमत्कार नहीं लगता है? क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर अगर किसी को कहा जाएगा, और वो हमारी और आपकी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सीनियर भी, तो क्षमा चाहते हुए मैं कहना चाहता हूं, वो बनी हुई हैं। क्यों? मेरे समय तो कंटेम्प्रेरी थी, वो भी थी और मैं भी था। हालांकि हमारा कोई परिचय नहीं था उनसे, क्योंकि उनका स्कूल दूसरा था, मैं दूसरे स्कूल में था, लेकिन उसी कार्यकाल में उनके पति प्रभाकर परकाला और ये सब उसी समय थे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि निर्मला सीतारमण को लेकर के तमाम सारे आर्थिक जगत में सवाल हैं, उठे हैं, और उनके उसके कामकाज को लेकर के। लेकिन एक चीज है कि जिस देश की पूरी अर्थनीति जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर अकेले वित्त मंत्री का असर नहीं है। निर्मला सीतारमण मनमोहन सिंह जैसी वित्त मंत्री नहीं है, ना वो पी चिदम्बरम जैसी वित्त मंत्री है, ना वो यशवंत सिन्हा जैसी वित्त मंत्री है, और ना ही वो प्रणब मुखर्जी जैसी वित्त मंत्री है, या ना ही वो अरुण जेटली जैसी वित्त मंत्री है। ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये वो नाम है जिन वित्त मंत्रियों की एक छाप होती थी अपने मंत्रालय पर और अपनी नीतियों पर और अपने बजट पर। निर्मला सीतारमण के बारे में एक चर्चा यही है कि वो वित्त मंत्री तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभावित रहती हैं अपने सरकार के नेतृत्व से,
और वो वहां से उनको जो एक तरह से निर्देश मिलते हैं या जो सलाह मिलती है उस हिसाब से काम करती है। तो ऐसे में निर्मला सीतारमण को अगर हटाया जाए तो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन जो है पूरी सरकार पर जाएगा और वो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएगा। तो मुझे लगता है शायद ये एक बड़ा कारण है निर्मला सीतारमण को ना हटाना, क्योंकि सरकार ये स्वीकृति नहीं चाहती है कि आर्थिक नीति हमारी फेल हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था फेल हो गई। देखिए, स्वास्थ्य तंत्र, चिकित्सा तंत्र में कमी रही, ये तो स्वीकार कर सकती है कोई भी सरकार कि ठीक है व्यवस्थागत कमियां थी, हमने मंत्री को बदला, दूसरा मंत्री ठीक करेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी है, आर्थिक नीतियों में गड़बड़ी है, ये स्वीकार करना किसी प्रधानमंत्री के लिए, अब किसी सरकार के लिए थोड़ा बड़ा काम है। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए निर्मला सीतारमण को बनाए रखा गया। बिल्कुल। एक और मंत्री हैं जो वो भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हैं, एस जयशंकर। बड़े जब वो विदेश मंत्री बने तो हम सब लोगों ने तारीफ की थी कि एक बहुत ही जमे जमाए बड़े भारी डिप्लोमेट्स को आपने विदेश मंत्री बनाया, यानी एक अपना अच्छा संदेश दिया कि विदेश नीति हमारी अच्छी चलेगी। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर अगर आप देखें तो भारत की विदेश नीति की हालत बहुत खस्ता है। चीन और पाकिस्तान तो हमको दिखाई पड़ता है, नेपाल भी आपसे नाराज है और श्रीलंका में भी चीन घुस गया है, बर्मा भी आपको उस नजर से नहीं देखता है, और अमेरिका से आपके रिश्ते जो होने चाहिए वो रिश्ते नहीं है आज की तारीख में। तो ये विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर को बनाए रखने के पीछे का कारण क्या है? क्या इसका कोई असेसमेंट सरकार ने किया कि विदेश नीति आज आपकी पूरी तरीके से विखंडित है? देखिए, विदेश नीति की स्थिति भी वही है जो वित्त नीति की स्थिति है। आप ये प्रधानमंत्री बने तो बड़े कदम उठाए थे विदेश नीति। सबसे पहला कदम तो उन्होंने उठाया था, पड़ोसी देशों के सारे राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण में आमंत्रित करके एक मैसेज दिया था कि भारत में पड़ोसियों के साथ और बेहतर संबंध कर सकता है। उसके बाद फिर जिस तरह अमेरिका में गए और मेडिसिन स्क्वायर से लेकर के और मतलब आप देखिए जो ट्रंप के समर्थन में जो हाउडी मोदी वाला जो कार्यक्रम हुआ, वो सारा एक दौर याद कीजिए। फिर दुनिया के तमाम देशों में नरेंद्र मोदी जी गए और उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और एक पूरा एक संदेश गया, एक ये हुआ कि भारत की विदेश नीति इस समय अपने उत्कर्ष काल पर है, चरमोत्कर्ष काल पर है। कुछ मामलों में देखिए, कुछ मामलों में सरकार ने काम भी बेहतर किया है विदेश नीति के फ्रंट पर, जिससे खासकर मुस्लिम देशों की जो नीति है, अरब देशों के साथ जो रिश्ते बनाए हैं, जो कि और साथ साथ इजराइल से भी संबंध साधे, वो एक बैलेंस जो है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अरब देशों की यात्रा मनमोहन सिंह ने की नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, यूएई और बाकी जो अरब देश है, अफगानिस्तान, सब जगह वो गए और मुस्लिम देशों की तो वो, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़े हैं, ये बात हम सब जान रहे हैं। नेपाल के साथ जिस तरह लगातार खट्टे मीठे रिश्ते हुए, बांग्लादेश के साथ तनातनी हुई, खासकर सीएए के बाद तो बांग्लादेश की ने बहुत जिस तरह का प्रतिक्रिया दी थी वो बहुत ही हमारे लिए थी। और चीन के साथ तो इतने अच्छे रिश्ते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सबसे पहले चीन के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था अहमदाबाद, उसके बाद वो वुहान गए, फिर वो वहां आए, महाबलेश्वरम में आए अपने शी जिनपिंग जी, बहुत अच्छे रिश्ते थे। फिर अचानक 5 अगस्त 2019 के बाद, अगस्त के बाद जो है चीन से रिश्ते बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए कि तनातनी की नौबत आ गई और गलवान घाटी ऐसी घटना हो गई। तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से, और अमेरिका का जहां तक बात है, अमेरिका में ट्रंप के समय बड़े अच्छे रिश्ते हमारे बने, और उसके बाद जब डेमोक्रेट्स आए तो वो जो संतुलन अमेरिका के रिश्तों में होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर मैं कहूंगा क्योंकि विदेश नीति और अर्थनीति दोनों पर प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रधानमंत्री के लिए जिसके बारे में मालूम हो तो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बदलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल। सर जयशंकर पर उनको इन दोनों पर बहुत ज्यादा भरोसा है। देखिए आशुतोष जी, वैसे जेएनयू वालों को कई बार जो है बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इन दोनों जेएनयू वालों पर बहुत भरोसा है, निर्मला सीतारमण पर भी, एस जयशंकर पर भी। नहीं, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जेएनयू जो है वो देश के गद्दारों की एक बहुत बड़ी फौज है, लेकिन मैं तो खैर इसको नहीं मानता हूं। मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन जिस तरीके से जेएनयू को डिस्क्रेडिट करने की जो नैरेटिव बनाया गया जेएनयू को लेकर किया गया बहुत खतरनाक है। चूंकि हम जेएनयू की बात कर रहे हैं इसलिए एक सवाल और मेरे मन में है, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप, हमारे पास चूंकि समय थोड़ा सा कम है, एक सवाल ये कि जिसने खुलेआम कहा देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, उसको आपने प्रमोशन दे दिया, अनुराग ठाकुर। क्या सही संदेश दे रहे हैं कि जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और जो गाली गलौज की भाषा में करेंगे, हिंसा उकसाने की भाषा में बात करेंगे, वो अगर इस तरीके करता है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, उसको प्रमोट करेंगे? क्या ये सही संदेश सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया है?
नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के साथ साथ पोर्टफोलियो भी कौन से दिए अभी तो देखिए, यूथ एंड स्पोर्ट्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो होता है वो सरकार का एक तरह से अधिकृत प्रवक्ता होता है, सरकार का फेस होता है। तो वो अनुराग ठाकुर को प्रमोशन दे करके एक तरह से उनको सरकार का अधिकृत प्रवक्ता ही बनाया गया है। तो ये बात तो निश्चित रूप से समझ से परे है कि मोदी जी एक तरफ तो ये नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और बाकायदा वो इसके लिए प्रयास भी करते हैं अपनी तरफ से। भले उनकी हम लोग, सब लोग या बाकी लोग, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग आलोचना करते रहे, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ये बताने की। लेकिन बात आपका, ये प्रश्न आपका बहुत प्रासंगिक है कि अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मिनिस्टर बना के और ये बनाना। एक और सवाल इसमें उठ सकता है, आप कह सकते हैं कि जिस मेंबर पार्लियामेंट ने योगी सरकार के खिलाफ अनशन पे जो बैठा, मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ, उसको मंत्री बना दिया कौशल किशोर। तो ये भी एक प्रश्न, हाँ, कौशल किशोर को अब क्यों बना दिया? क्या ये कहीं मतलब आदित्यनाथ जी को मैसेज है ये कि लीजिए जो आपके खिलाफ धरने में बैठा आपकी सरकार के खिलाफ, उसको बना दिया? तो ये तो मोदी जी किसको कहाँ किस जगह, उनके पीछे क्या कारण है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है, एक चीज मैं कहूंगा कि इस मंत्रिमंडल फेरबदल में, विस्तार में नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी की बड़ी छाप है। आप देखिए, जिनको जिनको अमित शाह जी का विश्वास हासिल है, उन सबको कुछ न कुछ मिला है, और उनको तरक्की भी मिली है, उनको लिया भी गया है। और कई लोग जो बाहर हुए हैं, उनके रिश्ते थोड़े से अगर आप जांच पड़ताल कर लेंगे तो कैसे थे, इसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल, तो क्या मोदी जी के सारे दाग धुल गए इस एक मास्टर स्ट्रोक से, विद इन कोट? देखिए, दाग धुले कि नहीं धुले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रयास ये है कि सरकार की छवि और अपनी छवि को दुरुस्त करने का। और ये प्रयास, देखिए, कुछ मामलों में इस प्रयास में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप जिस वैचारिक धारा से, जैसे तमाम सारी उन जातियों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो वाकई जिनको नहीं मिला था केंद्र सरकार में अभी तक, ये एक अच्छा कदम है, इसको बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करना चाहिए। मैं आज लिस्ट देख रहा था, तमाम छोटी छोटी जातियों के लोग आए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, गुजरात से और दक्षिण से, जहां जहां से मंत्री लिए, तो ये एक अच्छा कदम है। इसको बल्कि मंडल 2 भी कहा जाने लगा है कि मैं आज एक चैनल पर बहस में था कि ये मंडल 2 है क्या, तो मैंने भी कहा कि मंडल 2 आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर इतना ज्यादा पिछड़ों का प्रतिनिधित्व तो है, 27 मंत्री अगर पिछड़े वर्ग से हैं, तो एक अच्छा संकेत है देश के लिए। लेकिन जहां तक दाग धुलने की बात है या परफॉर्म करने की बात है, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने, वो मामूली चुनौतियां नहीं है। महंगाई की चुनौती है, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों की चुनौती है, बेरोजगारी की चुनौती है, कोरोना से निपटने की चुनौती है, टीकाकरण की चुनौती है, इसके अलावा आर्थिक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती है, विदेश नीति की चुनौती है। ये बड़ी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से अगर आप 6 महीने साल भर के अंदर मुकाबला का पर पा लेते हैं इनका पार, तब लगेगा कि हाँ, वाकई छवि ठीक हो गई और व्यवस्था ठीक हो गई। और अगर चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो दुधारी तलवार है, नए लोगों को मौका देना, इससे एक उत्साह और ऊर्जा ही बढ़ती है। लेकिन अगर अनुभव की कमी हुई तो दिक्कतें भी आती हैं। तो ये देखिए, तो चूंकि देखिए रेलगाड़ी वही है, डिब्बे बदले हैं, इंजन वही है। अब ठीक आप कह सकते हैं कुछ डिब्बों के कील कांटे और बेयरिंग और पहिए गड़बड़ थे, उनको हटा के नए डिब्बे लगाए गए हैं, लेकिन इंजन की क्षमता पर सब कुछ निर्भर करता है। कोई भी गाड़ी, जितने हार्स पावर का इंजन है और जितनी उसकी क्षमता है, हिसाब से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, डिब्बे कैसे भी लगा ले। तो कुल मिलाकर के मैं कंक्लूड करूंगा इसको कि आखिरकार जो भी नतीजा आएगा वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व कौशल के आधार पर ही आएगा, आधार पर ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले एक नारा चाल चरित्र और चेहरे की बात की थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और ये जो फेरबदल हुआ है, उसमें चाल को बदलने की कोशिश की, चेहरे को बदलने की कोशिश की। असल सवाल इस बात को लेकर, क्या चरित्र बदला है? चरित्र का मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री क्या अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को बदलेंगे? अगर नहीं बदलेंगे तो चाल और चेहरा बदलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमसे बात करने, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।